ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी आ रही है। ठीक है, कूल। तो आज हम ओसेंट और फोरेंसिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले लास्ट टाइम एक चैलेंज दिया था। कितने लोगों का सॉल्व हुआ वो? हैंड रेज कर दो। ओके, नाइस। ठीक है, काफ़ी लोगों को हो गया। कोई ऐसा है जिसने ट्राई किया बट नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसने मतलब ट्राई किया बट उससे चैलेंज सॉल्व नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही नहीं आया हो या कुछ भी हो तो बता दो। ठीक है, मतलब फिर भी अगर कोई है जिसको नहीं आया, मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना था उसमें। तो आंसर बेसिकली ये था, हेलो डिटेक्टिव। करना क्या था कि वैसे तो पोस्टर में डायरेक्टली अगर ध्यान से देखते तो ये ऊपर कुछ दिखता अजीब सा, बट अगर तुम ब्राइटनेस बढ़ा दोगे तो काफ़ी क्लियरली ऐसे कुछ दिख जाएगा। ये बेसिकली एक मॉर्स कोड है। ठीक है, मतलब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए थे तो मतलब तुम मतलब एक सोल्यूशन तक आ गए थे। मॉर्स कोड वाली चीज़ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जिनको पता थी शायद उनको ही पता थी, जिसको नहीं पता होगा उसको शायद सर्च करना पड़ा होगा, और कुछ लोग शायद उस सर्च में फेल हो गए होंगे। बट तुमने मूवीज़ वगैरह में काफ़ी बार देखा होगा ब्लिंकिंग लाइट्स या फिर मतलब बीप बीप साउंड से मॉर्स कोड वगैरह बनता है, तो उसको लिख भी सकते हैं ऐसे हम। तो ये मॉर्स कोड से ये स्ट्रिंग थी और ये आंसर था। ठीक है, अभी भी सबमिटेबल है, सबमिट कर दो, कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कर लो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन था उसका। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम ओसिंट और फोरेंसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि मतलब राइट सेट ऑफ टूल्स का पता होना। ठीक है, मतलब ये दोनों ऐसे हैं कि तुम ऑब्वियसली खुद से तो हर चीज़ कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास राइट टूल्स है तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि टूल्स यूज़ कर लो और हो गया, मतलब वो टूल कैसे काम कर रहा है उसका आइडिया रहना चाहिए। वो मैं आगे एग्जांपल में भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि टूल्स हमेशा काम नहीं करते, बट अगर टूल की वर्किंग पता है तो तुम हमेशा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा जो अब कॉप्स का इवेंट है, हमने फोर्थ को अनाउंस कर दिया था, जो लोग उसमें आए थे इवेंट लॉन्च में, तो वन एक्स सीटीएफ होगा। ठीक है, उसमें भी यही चीज़ होगी कि कुछ टूल्स हम यहाँ पे तुम्हें बता देंगे, कुछ टूल्स का हम हिंट देंगे सीटीएफ के अंदर, और वो तुम्हें वो कीवर्ड्स यूज करके उस टूल को खुद से ढूंढना होगा कि कौन सा टूल हो सकता है जो ऐसा कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो हम तुम्हें यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी दे देंगे, टूल्स किस बेस पे काम करते हैं। वो टूल्स तुम्हें खुद से धीरे धीरे करके डिस्कवर करने हैं, यूज कैसे करना है वो सब तुम्हें खुद डिस्कवर करना है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आज का जो सेशन है बहुत इंटरेक्टिव टाइप का है। ठीक है, मतलब क्वेश्चनिंग आंसरिंग काफ़ी होगी इसमें, क्योंकि जो स्पेशली जो ओसेंट फील्ड है वो इस तरह का है कि मतलब एक ही बहुत बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में। तो बेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन करके सबसे अच्छे थॉट्स का कॉम्बिनेशन देखना कि क्या हो सकता है, किस थॉट से क्या हो सकता है। वो चीज़ ओसेंट में बेस्ट है। तुम लोग आगे से आगे करोगे तो हमेशा अकेले ही होगे। तो अभी एक ग्रुप मिल रहा है तो फिलहाल बेस्ट है कि तुम ग्रुप में डिस्कस करो सब लोग आपस में। ठीक है, अभिनव करवाएगा ये डिस्कशन, ये वाला ओसेंट चैलेंजेस का, तो उसके साथ इंटरेक्ट करना। ठीक है, तो अभिनव, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, अभिनव कर लेगा। अभी ना तुम्हें रोल मिला है ना?
हाँ उसका नेटफ्लिक्स ठीक है। तब तक वैसे ही बताओ कि कितने लोगों को पता था मोर्स कोड क्या होता है या सुना हुआ था आज तक, मतलब चाहे सॉल्व नहीं हुआ बट सुना हुआ था कभी मूवीज में या फिर कहीं पे। ठीक है, गुड नंबर। सही है। ऐसे बहुत सारे साइफर्स वगैरह होते हैं, तुम्हें क्रिप्टो वाली वर्कशॉप में बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो मोर्स कोड जिसको नहीं पता था अब जाके सर्च कर लेना और देखना कि कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है। ओके, सो इस वर्कशॉप में सब लोग सेकंड फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकंड ईयर वाले भी आ रखे हैं? अच्छा, अच्छा अभिनव का थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ओसेंट वाला पार्ट बाद में कर लेते हैं, पहले हम फोरेंसिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो फोरेंसिक्स बेसिकली क्या है कि आवाज़ आ रहा है ना सबको? भी आ रही है। ठीक है, देखो फोरेंसिक्स बेसिकली क्या है कि एक डोमेन ऑफ सिक्योरिटी जो डेटा के साथ डील करती है। ठीक है, अब डेटा क्या हो सकता है? जब मैं डेटा वर्ड बोलता हूँ तो तुम लोगों के दिमाग में क्या आता है? चैट में लिख दो, और अगर माइक परमिशन है तो माइक में ही कर लो कोई एक जन। दे रखी है मैंने माइक की ठीक permission। है, माइक है तो कोई बोलना चाहता है कि डेटा, जब मैं वर्ड डेटा बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक बंदे ने चैट सेट में ऑफ लिखा है इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। क्या क्या, एक बार फिर से बोलो। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का जो सेट होता है ना भाई। हाँ ठीक है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेटा। अब मतलब ये हमारा जो डेटा का एक पर्सपेक्टिव है, ये एक नॉर्मल एमएल एंथुजियास्ट होगा कोई, या फिर कोई मतलब जो मोस्टली डेटा के साथ डेटा साइंस डील करता है, उस बंदे को, उसके लिए एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट उसमें सिक्योरिटी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा क्या हो सकता है? किसी के दिमाग में कोई 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 भी आइडिया कि क्या हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से?
कि हम डेटा कौन सा डेटा में हम इंटरेस्टेड हैं फॉरेंसिक्स की टर्म्स में स्पेशली। बोलो बोलो, गलत होगा तो कोई इशू नहीं, बोलो। ठीक है, पर्सनल डेटा एक अच्छा आंसर है। और कोई? अमन शायद बोलना चाह रहे हैं। भैया पासवर्ड्स। पासवर्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक डेटा हो गया, मतलब ठीक है, मतलब करेक्ट है, मैं आप बता देता हूँ। फॉरेंसिक्स की टर्म्स में डेटा हमारे लिए कुछ भी वो डेटा हो गया जो इस सेंस में कि जो एक ह्यूमन आई के लिए नॉर्मल डेटा है, जैसे जैसे एक एमएल एंथुसियास्ट के लिए एक इमेज डेटा है, ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है उसमें क्या, ठीक है। एक लायन का, मान लो एक डॉग का या फिर एक लायन का इमेज है, तो एक एमएल एंथुसियास्ट या फिर किसी नॉर्मल बंदे के लिए वो एक बस इमेज है, ठीक है, उसको मतलब नहीं कि उसके अंदर क्या है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर शेर दिख रहा है या फिर एक डॉग दिख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर क्या है। बट हमारे लिए वो काम का डेटा हो सकता है उसके अंदर कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो करप्टेड डेटा हो, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल, मान लो मालवेयर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है। किसी को पता है कि रैंसमवेयर अटैक में ब्रॉडली क्या होता है, लाइक आफ्टर द अटैक, कि उसको रैंसमवेयर क्यों बोलते हैं? रैंसमवेयर वर्ड तो सुना है ना सबने? हाँ ठीक है, मोहित ने आंसर किया है कि डिमांड मनी इन रिटर्न ऑफ डेटा। अब वो डेटा क्या होता है, मतलब डिमांड मनी तो रैंसम वाला वर्ड वहां से आ गया। रिटर्न ऑफ डेटा का क्या मतलब है यहाँ पे? कोई आइडिया है किसी को रिटर्न ऑफ डेटा क्या मतलब है, रैंसमवेयर डेटा के साथ क्या करता है? ठीक है, एम्स दिल्ली में कोई हुआ होगा, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का ज़्यादा, बट लाइक ब्लॉक्स द अथॉरिटी का मतलब ओके, मेक सेंस, ये भी एक तरीका है। बट ठीक है, मोहित काफ़ी अच्छा आंसर था, बट उज्जवल ने जो वर्ड यूज़ किया इंक्रिप्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा एक डिस्क्रिप्शन है वन वर्ड में, कि जो भी डेटा होता है वो इंक्रिप्ट हो जाता है। इंक्रिप्टेड डेटा का मतलब कि मान लो एक इमेज थी, इंक्रिप्ट कर दिया, अब खुलेगी नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट था, इंक्रिप्ट कर दिया, अब खुलेगा नहीं। मतलब लेमैन वर्ड्स में कह लो, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया और तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं है अभी, ठीक है, और वो पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम तुक्का नहीं मार सकते उसके लिए, ऐसा मान लो। एक एक लेमैन टर्म्स में इंक्रिप्शन का प्रॉपर मीनिंग क्रिप्टो में समझोगे, बट एक एक बार के लिए तुम ये समझ लो कि एक पासवर्ड, हमारी एक नॉर्मल फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया और हमें पासवर्ड नहीं पता, राइट? अब क्या कर सकते हैं, एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है वो उस तरह के डेटा के साथ डील करता है, करप्टेड डेटा के साथ। हम हमारे लिए अब डेटा करप्ट हो गया ना, तो इसको हम करप्टेड डेटा बोलते हैं। तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट इस तरह के डेटा के साथ भी डील करता है। एक हमारा पुराना एग्जांपल था कि हो सकता है एक नॉर्मल इमेज, एक नॉर्मल बंदे को कुछ दिख रहा है पर उसके अंदर कुछ हिडन डेटा है। दूसरा है कि करप्टेड डेटा है, ठीक है, तो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट उसी के साथ डील करता है। अब वो इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, लॉग फाइल्स, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि उस डेटा के ऊपर वर्क करने से पहले हमें उस डेटा के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक इमेज डेटा है, ठीक है, तो एक इमेज क्या होता है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑडियो हो गया, लॉग फाइल, कोई मतलब तुम्हें हमेशा, जब भी तुम एक अच्छे अच्छे लेवल के सीटीएफ या फिर किसी भी चैलेंज में देखोगे, तो हमेशा एक नया तुम्हें फॉर्मेट दिख जाएगा जो तुम्हें अब तक नहीं पता होगा। तो उस पॉइंट पे ये नहीं करना होता कि स्किप करके कहीं और कुछ कर लेता हूँ। उस टाइम पे क्या करना होता है, तुम्हें उस डेटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि डेटा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में मैं तुम्हें इमेज डेटा का अच्छे से समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। और फिर अगर तुम अंडरस्टैंडिंग ये बन गई तुम्हारी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा क्या है, तो धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि कोई भी डेटा दिया है तो उसके अंदर हमने कैसे करना है। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक कंप्यूटिंग का डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है, कंप्यूटर के लिए एक डेटा क्या है। सबने सुना होगा कि कंप्यूटर के लिए जो है डेटा वंस एंड जीरोज है, सबने सुना होगा, है ना? तो ये वन एंड जीरो क्या है, किसी को पता है? बाइनरी नंबर्स। हाँ, बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। और सिस्टम में हमारे हर एक चीज इस वन और जीरो से रिप्रेजेंट होती है, हर एक चीज, ठीक है।
चाहे वो कुछ भी हो, वो 1 एंड 0 से वो रिप्रेजेंट होती है। ये जो 1 और 0 है इसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन है ना, इससे छोटा अभी तक नॉर्मल सिस्टम में कुछ डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। जो 1 एंड 0 से छोटा हो, मतलब डिफाइन नहीं करते हम कुछ, ये सबसे छोटा एक यूनिट है डेटा का। अगर 8 बिट्स बन जाती हैं तो एक बाइट बोल देते हैं इनको, ठीक है। ये नॉर्मल कुछ टर्म्स हैं। अब बाइट से तुमने कभी किलोबाइट, मेगाबाइट ये वर्ड सुना है? जो तुम्हारी फाइल का साइज होता है, ठीक है। अब बेसिकली एक बिट 1 या 0, 8 बिट एक बाइट, मेगा का मतलब 10 पावर 6, किलो का मतलब 10 पावर 3। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जो तुम्हारी एक फाइल का साइज है वो बेसिकली क्या है, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उसके अंदर, वो तुम्हें उससे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कितने 1 और 0 है वो, राइट। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो साइज का है, वो वहां से तुम उसको रिलेट भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ नंबर, जैसे बाइनरी नंबर जो होते हैं, बेस 2 में रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। फिर एक बेस 8 होता है, बेस 10 होता है और बेस 16 होता है। ये थोड़ा सा मतलब मैथ साइड की थिंग है, बट मतलब बेसिक ही है बिल्कुल, बट कुछ ठीक है, एक बार बता देता हूँ। लाइक जो कोई नंबर तुम्हारे पास, मान लो 10 एक नंबर है, ठीक है। ये डेसिमल में नंबर है, इसको डेसिमल में हम 10 लिखते हैं, इसको हम बेस 10 में, ये जो बेस 10 है ये वाला है ये, ठीक है, इसको हम 10 लिखते हैं। उसके बाद इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, कोई बताना चाहता है बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसको? किसी ने पढ़ा है ये चीज़ कभी आज तक कि बाइनरी में कैसे लिखते हैं एक नंबर को, या कोई आइडिया? अच्छा ठीक है, 1010, हाँ सही लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं वो, इसको हम 1010 लिखते हैं, ठीक है। चेक कैसे कर सकते हैं कि जो भी बेस है ना, मान लो बेस 2 चल रहा है अभी, तो ऐसे करके लिख लो, और ऐसे इसको 0 1 2 3 4 1 2 3 कर लो, और फिर जो बेस है, मान लो 2 है ना, उसकी पावर दे दो इसमें, और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से। 2 पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, 2 पावर 1 2, इंटू 1 2 प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये 0 फिर से, फिर 2 पावर 3 8, तो प्लस 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब यही लॉजिक हम एक्सपैंड कर सकते हैं बेस 8 के लिए भी। बेस 8 में क्या है, बेस 2 में क्या था, 0 और 1 यूज हो रहे थे। बेस 8 में 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर यूज होंगे, ठीक है। बेस 2 में 2 नंबर, बेस 8 में 8 नंबर, बेस 10 में 10 नंबर, बेस 16 में 16 नंबर, ठीक है। ये ऑब्वियस बात है। अब इसका फायदा क्या है, हमें ये तो हमें इतना समझ आ रहा है कि जो बाइनरी में वो 0 या 1 सिस्टम हमारा देखता है, तो हो सकता है कुछ रिलेशन हो, बट बेस 8 और 16 क्यों करना है? इसका किसी के पास आंसर है कि बेस 8 और 16 क्यों पढ़ रहे हैं हम, या फिर क्यों एक बेस 8 और 16 ही क्यों? ये प्रोफेशनल यूज होते हैं दो नंबर बेस के फॉर्म में। कोई किसी को आइडिया है? स्पेशली 16, बेस 16 बहुत यूज होता है। ये निकुंज, मतलब मेमोरी में यूज तो नहीं होता है, वो दिखाया ऐसे जाता है, बट तुम वो देखो, मेमोरी में स्टोर बेस 16 फॉर्म में नहीं होता है, स्टोर हमेशा बेस 0 और 1 ही होता है एंड में, ठीक है। बट तुम्हें, जब तुम अगर मेमोरी डंप कभी कुछ करते हो, तो तुम्हें 16 की फॉर्म में दिखता है। इसी से एक हिंट लो कि 16 की फॉर्म में क्यों दिखता होगा, 0 और 1 की जगह क्यों नहीं दिख 0 और 1 क्यों नहीं दिखता? ठीक है, शायद अगर आइडिया नहीं पहले कभी तो हाँ, मतलब ऐसे एग्जांपल्स ठीक है वो चीज़, बट क्यों बेस 16 में, वो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि हमें बाइनरी को अगर शॉर्ट नोटेशन में लिखना है ना, तो बेस 16 और 8 बहुत काम आते हैं। क्यों? अब तुम ये देखो कि मान लो मेरे को कोई बड़ा नंबर लिखना है, मान लो 253 ले लो, चलो। कोई बताओ इसका बाइनरी क्या होगा? भाई जान, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। छोटा सा नंबर है, ऑब्वियस नंबर है बहुत, गेस करो। करो करो। सही है, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब देखो मैं अपने माइंड में कर लेता हूँ क्योंकि बहुत नेचुरल हो चुका है, बट मतलब फिर तुम लोग भी प्रैक्टिस के साथ जब बार बार देखोगे चीज़ों को, तो समझ जाओगे कैसे हो रहा है।
यही, ठीक है ना? तो यही आंसर क्या था ना? हाँ, सही आंसर। ठीक है, तो अब बेसिकली अब 253 तो बहुत छोटा नंबर है कंप्यूटर के लिए, ठीक है? कंप्यूटर के 32 बिट 64 बिट कंप्यूटर जो होते हैं उसमें एक बाइनरी नंबर 32 बिट या 64 बिट्स का होता है। अब अगर तुम्हें एक वहाँ पे नंबर लिखना हो उतना बड़ा, तुम अपनी सिस्टम पे स्क्रीन थोड़ा ना भरते रहोगे बैठ के, राइट? तुम्हें उसको छोटे में दिखाना है, जैसे किसी ने बोला था मेमोरी लोकेशन, ठीक है? अब मेमोरी लोकेशन है 64 बिट्स की मेमोरी लोकेशन है, इसमें 8 बिट है, इसको 8 गुना लिखना पड़ेगा, तो एक मेमोरी लोकेशन बनेगी। तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे यार क्या हुआ, समझ ही नहीं आएगा इतना लंबा इतना बड़ा नंबर तो देख के। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑक्टल है और जो बेस 16 है बहुत आराम से देख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर तुम इन चारों को कंबाइन कर दो, ठीक है? ये चारों, सिर्फ ये चारों अपने आप में क्या बना, ये 4 नंबर अगर मैं लूँ तो इनका क्या मतलब, इसका सम क्या हुआ, मतलब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? हाँ 13, ठीक है? 13, अब देखो हेक्स में 13 कितना होता है? हेक्स 13 हमने देखा था, हेक्स जो है 0 to 9, और फिर 10 के लिए ए, फिर 11 के लिए बी, फिर सी, 12 के लिए सी, ठीक है? 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ, ठीक है? तो 13 के लिए क्या हुआ, अपना डी हुआ, तो इसको हम डी लिख देंगे। अब इस इन 4 नंबर्स को देखो क्या हुआ, सिर्फ इन 4 नंबर का कितना वैल्यू होगा? ठीक है, 15 आंसर कर रहे हैं लोग, सही है। ठीक है, 15 देखो कितना है, तो एफ, ठीक है? अब मैंने इतने 8 वाले नंबर को मैंने सिर्फ 2 उसमें रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के अंदर, ठीक है? तो तुम पावर समझ रहे हो एक्स की, मतलब समझ आया रीजन क्या है कि इतने बड़े नंबर को मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके बहुत आराम से एक दो डिजिट में लिख सकता हूँ। तो इसलिए हेक्स यूज करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि बाइनरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किसी भी रिप्रेजेंटेशन में। सिमिलरली ऑक्टल का है, ऑक्टल 3 को रिप्रेजेंट करता है और हेक्स 4 को रिप्रेजेंट करता है। इसका लॉजिक बहुत ऑब्वियस है अगर तुम समझने की कोशिश करो, बट ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आंसर देना शुरू करो। अच्छा, ये चीज़ देख लो कि अगर 0 से प्रीफिक्स है उसका, तो इसका मतलब नंबर ऑक्टल में है, तो 037 ये 37 इन ऑक्टल है। बताओ इसका बाइनरी में क्या होगा? थर्टी सेवन इन ऑक्टल बाइनरी में क्या होगा? ठीक है, सही दिया। अगला वाला बताओ, 23 हेक्स में बाइनरी में कितना होगा? 23 हेक्स, ठीक है? ये कुछ नहीं है, मतलब किसी को लग रहा है ना कोई हाई लेवल मैथ्स है, तो नहीं है ऐसा कुछ, बहुत ऑब्वियस सिस्टम है। एक बार तुम स्लाइड फिर से देखना, थोड़ा लिख के देखना खुद से, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, सही है। अगला भी, अगला वाला बताओ दोनों में, ठीक है? मतलब समझ गए ना तुम पॉइंट क्या है, तो कर लेना ये वाला पार्ट, बट ठीक है। तो सारी सॉरी, सारी रिप्रेजेंटेशंस तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? मतलब इतना आइडिया लगना चाहिए कि कुछ लिखा है तो ये क्या लिखा है, मतलब उसका पॉइंट भी समझ आएगा तुम्हें, अभी बताता हूँ, बट ठीक है। तो अब एक्सटेंशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो एक्सटेंशंस क्या है, पहले तो ये बताओ कि एक्सटेंशन क्या होता है तुम्हारे हिसाब से। एक्सटेंशन, कोई कोई कॉमन एक्सटेंशन का नाम बताओ। हाँ, डॉट ई एक्स सी, डॉट पी डी एफ, बहुत सही, डॉट जेपेग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। तो बेसिकली ये एक्सटेंशंस होती हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक, जैसे तुम विंडोज पे हो, ठीक है? अगर exe फाइल है एक, अगर मैं उसका डॉट exe हटा के उसकी जगह डॉट जेपीजी लिख दूं, तो तुम्हें लगता है कि उसके अंदर जो 10 का सीक्वेंस था वो चेंज हुआ होगा? क्या लगता है? जो डेटा उसके अंदर था वो चेंज हो गया होगा? नहीं हुआ होगा ना। तो इसका मतलब तो मैं कुछ भी फाइल के अंदर कुछ भी डेटा डाल के उसके अंदर उसका कुछ भी एक्सटेंशन कर सकता हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना? और यही सच भी है, ठीक है? अब तुम्हें एक्सटेंशन जो है ना बस एक होक्स है,
ठीक है, वो सिर्फ एक जो यूजर जिसको कुछ करना नहीं आता उसको समझाने के लिए है कि चलो ठीक है भाई ये तुम्हारी पीडीएफ फाइल है, तुम्हारी डॉक फाइल है, ठीक है। बट एक हमारे लिए बहुत ज्यादा ये काम की चीज है। काम की चीज क्यों है? किसी के दिमाग में आ रहा है कि एक मैजिशियस एक्टर कैसे यूज कर सकते हैं इस चीज को? कुछ आइडिया? अगर मान लो तुम्हें तुम्हें किसी कुछ ऐसा करना है, किसी को हैक करना है, तुम्हारे पास एक फाइल है, ठीक है, जिसको तुमने उस पे सिस्टम पे भेजना है, बट उस बंदे को पता ही चाहिए कि ये फाइल ये करती है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करोगे इस एक्सटेंशन वाली चीज को यूज करके? किसी भी एक शायद सिंपल जेपीजी या exe फाइल में कन्वर्ट करके भेज देंगे, तो हाँ, वो अगर ओपन करेंगे हाँ, edit बिल्कुल पर। सही। ठीक है, अब देखो ये चीज डिस्कवर हुई तो ऑब्वियसली विंडोज ने इस चीज का क्या हल निकाला कि अगर कि जो प्रोग्राम है ना वो पहले एक्सटेंशन चेक करेगा, अगर जेपीईजी इमेज है, ठीक है, तो वो जेपीजी फाइल व्यूअर ही खोलेगा, उसको तुम exe बाइनरी रन नहीं कर सकते। विंडोज का ये सोल्यूशन था, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हार्ड कोडेड सोल्यूशन है और इसकी वल्नरेबिलिटी निकलती रहती है, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल जिप फाइल्स का है, रार फाइल्स का स्पेशली। विनरार करके एक प्रोग्राम है, किसे सुना है आज तक? ठीक है, सुना ही होगा। तो विनरार में बहुत कॉमन है ये चीज कि बहुत बार उसमें ऐसी वल्नरेबिलिटी निकली है कि जिप रार फाइल है, तुमने एक्सट्रैक्ट किया और एक मेलिशियस बाइनरी चल गया और तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीजें बहुत बार देखने को तुम्हें मिल जाएंगी, स्पेशली अगर फॉरेंसिक्स करते हो तो। बट एक एग्जांपल की एक्सटेंशन से कुछ नहीं होता। तो अब क्वेश्चन उठते हैं कि भाई पता कैसे चलेगा कि फाइल किस तरह की है, उसके अंदर क्या है ना? तो उसका तरीका क्या है? देखो, कहीं से तो सिस्टम को पता लगाना है कि फाइल क्या है, क्योंकि उसको रन तो करना ही है उस फाइल को, मतलब जो भी उसके साथ करना है उसको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ मैजिक हेडर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो अभी हमने बात की कि डेटा होगा कुछ 101010 का, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग में जो 1010 का पैटर्न होगा ना, वो हर एक इमेज फाइल में, जैसे हर एक एक्चुअल जेपीईजी फाइल है जो उसमें सेम होगा, हर एक पीएनजी फाइल में सेम होगा, हर ईएक्सी फाइल में वो चीज सेम होगी, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि जो डेटा उसके अंदर है वो ईएक्सी फाइल का डेटा है या पीएनजी का डेटा है या जेपेग का डेटा है, ठीक है। तो ये एक लिंक है जो तुम्हें स्लाइड्स के बाद मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई आंसर करके देखो। मतलब तुम गूगल कर सकते हो ऑब्वियसली, कोई आंसर करके ट्राई करो कि एक्चुअल इमेज जो है image.txt है, ये एक्चुअली कौन से उसकी एक्सटेंशन एक्चुअल में है। मतलब 2 मिनट लो और गूगल करो, ठीक है। मैं हेडर दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, तो हेडर देखने के लिए मतलब तुम हेक्स एडिट करके एक टूल है, मतलब कुछ भी यूज करो हेक्स डेटा देखने के लिए। अब देखो, तुम बाइनरी डेटा देखोगे, इतना बड़ा सिग्नेचर है जो हेडर है बेसिकली, वो इतना बड़ा है कि बाइनरी में तुम कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे एक एक करके, बट हेक्स में कितने छोटे में दिख गया, राइट? तो वही चीज करने के लिए हम हेक्स में खोलेंगे। तो ये देखो, पहले आर्ट जो है सिंबल, आर्ट जो हेक्स डेटा है वही है। तो वैसे तो आंसर स्क्रीन पे ही है, कोई, ठीक है, पीएनजी है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये पीएनजी इमेज है जो image.txt दिख रहा है हमको। तो इसको पता लगाने का एक्चुअल तरीका क्या है? अब हमेशा हेडर तो खोलते फिरेंगे नहीं हम, है ना, इतना टाइम थोड़ा ना है सबके पास। तो हम क्या, उसके लिए एक यूटिलिटी है लिनक्स में जिसका नाम है फाइल, ठीक है। तो अगर मैं फाइल image.txt करूंगा जबकि उसमें .txt लगा है, बट जो फाइल है मेरे को पीएनजी ही बताएगा उसको, ठीक है। तो ये बहुत एक काम का टूल है जो फॉरेंसिक्स में बहुत यूज होता है। सबसे पहला मतलब मैं तो पर्सनली ये यूज करता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या डेटा है, ठीक है। अब इस टूल में दिक्कत क्या है मैं भी तुम्हें बताता हूँ। कि मान लो कि यहाँ पे मैं 4e की जगह 4f लगा दिया होता जानबूझ के, ताकि किसी को पता नहीं चले कि पीएनजी है, तो ये फाइल वाला जो टूल है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये पता है कि हेडर उसका क्या है, तो तुम देख सकते हो कि सब कुछ सेम है, एक ई की जगह एक एफ लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगी शायद, ई करके देखता हूँ क्या होगा। तुम जैसे ही करोगे इमेज खुल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज
दिमाग में हमेशा रखना कि तुम कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो वो उसकी वर्किंग थोड़ी सी जान के रखना। तो इसमें जैसे फाइल की वर्किंग क्या है कि वो मैजिक हेडर तुम्हारा देख लेगा क्या है, उसके हिसाब से तुम्हें बताएगा कि अंदर क्या है। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें वो फाइल खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो जाए इस बात पे कि वो इमेज फाइल ही है। ठीक है, तो ये देखो ये इमेज फाइल ही थी। तो इमेज, जबकि उसका एक्सटेंशन .txt है बट वो है इमेज फाइल ही। तुम उसको सही प्रोग्राम के साथ खोलोगे तो वो खोल देगा उसको। ठीक है, तो विंडोज़ का जो वो सिस्टम है कि एक्सटेंशन के हिसाब से मैं उसके वो ओपनर खोलूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड सिस्टम है और वो हर दिन एक्सप्लॉइट होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इमेज डेटा पे आते हैं। ये एक, अब हम इमेज के बारे में समझने वाले हैं कि इमेज जो होती है एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, तो अब ये बताओ, पिक्सल वर्ड सुना है किसी ने? हाँ, सुना है। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है कि एक इमेज के अंदर हम एक छोटा सा बॉक्स बोलते हैं, उसको हम पिक्सल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्क्रीन में भी कुछ पिक्सल्स हैं कि एक स्मॉलेस्ट डिस्प्ले का, कि हम इससे छोटा यूनिट डिस्प्ले नहीं कर सकते अपने सिस्टम में। ठीक है, सिमिलरली इमेज के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है जिसकी अपनी एक एंटिटी है। ठीक है, उससे छोटी कोई उस इमेज के अंदर किसी चीज़ की एंटिटी नहीं है। ठीक है, मेक सेंस? तो वही है। अब जैसे मान लो ये इमेज है, इसके अंदर एक एग्जांपल के लिए मैंने शो किया कि कुछ कुछ बॉक्सेस हैं और उसके अंदर कुछ कुछ इमेजेस, इसके अंदर कुछ बॉक्सेस है जो एक एक पिक्सल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर पिक्सल की जो एंटिटी मैं बात कर रहा हूँ वो एक आरजीबी वैल्यू है। आरजीबी क्या होता है, किसने सुना है आरजीबी या आरजीबीए? है ना? तो आरजीबीए जो होता है वो बेसिकली रेड, हाँ रेड ग्रीन ब्लू, मोहित ने सही आंसर किया है। रेड ग्रीन ब्लू बेसिकली कि तीन तीन कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू, जिसको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। ये शायद तुमने अपनी जेई के टाइम पे पढ़ा होगा या फिर कभी बचपन में भी देखा होगा कि हम बोलते हैं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तुम कोई भी कलर बना सकते हो। तो तो हमें कोई भी कलर बनाना है, अगर इमेज तो कलर से ही बनती है राइट, तो हमें एक छोटे से यूनिट के अंदर कोई कलर डालना है तो हम क्या करते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू की कुछ वैल्यूज सेट कर देते हैं और फिर उनका वो मिक्सचर एक नया कलर बना देता है। जो हमने कभी, तो तुमने प्राइमरी कलर्स वाली चीज सुनी ही होगी, मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो जैसे ये जो कलर है, ये देखो ना रेड है ना ग्रीन है ना ब्लू है, कुछ अलग सा कलर है। तो वो बेसिकली इन वैल्यूज का एक मिक्सचर है। कोई भी तुम्हारी इमेज होगी ना, उसके हर पिक्सल में ये आरजीबी डेटा होगा। ठीक है, जो ए है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए, बट अभी हम आरजीबी पे फोकस करते हैं। लॉजिक सेम है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 बाइट की होती है। आर के लिए 1 बाइट, जी के लिए 1 बाइट, बी के लिए 1 बाइट, और 0 से 255 ऑब्वियसली इसकी रेंज होगी क्योंकि 1 बाइट की रेंज 0 से लेकर 255 ही हो सकती है। अब जैसे ये मान लो कैट इमेज है एक, इस कैट में हर एक आर, हर एक जी और एक बी अपना अपने एक कैट इमेज बना रहे होंगे। ठीक है, ये बात ऑब्वियस लग रही है आपके, नहीं लग रही है? ये समझ आ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक, कोई भी इसको नहीं समझ आया तो बता दो। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि आर होता है, एक जी होता है, एक बी होता है, और हर इमेज इन तीन वैल्यू से कंप्राइज होती है क्योंकि इससे कोई भी कलर बन सकता है। हर पिक्सल में उस आरजीबी की वैल्यू अलग हो सकती है बट होगी वैल्यू जरूर एक। ठीक है, अब हम इसको हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करते हैं, डेटा हाइड करने के लिए, हम वो समझते हैं। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, क्या लगता है ये सेम, मान लो ये एक बड़ा पिक्सल, मैंने कोई पिक्सल एक इमेज का लिया और उसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, क्या लगता है ये अलग है कि सेम है? कोई गेस करना चाहेगा और रीजन बताना कि ऐसा क्यों गेस किया है। मतलब किसी को अलग दिख रहे हैं क्या? फिर ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है राइट साइड वाला थोड़ा डार्कर है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, शेड्स आर डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन है। अब सोचो अगर मैं एक बड़ी सी इमेज के अंदर इसका छोटा सा डॉट होता ना, एक पिक्सल ये, तब तुम्हें दिखता कि ये डिफरेंस है क्या? तब दिखता? अभी भी मतलब मैं श्योर हूँ कि बहुत ज्यादा वेग लग रहा होगा कि अभी एक बार देखा तो कुछ लग रहा है, दो आंख बंद करके कुछ फिर से देखा तो अलग लग रहा है ना? तो तुम्हें उस केस में नहीं दिखेगा डिफरेंस।
अब ऐसे ही मैंने 1000-2000 पिक्सल लिए, थोड़ा-थोड़ा उसको चेंज किया और तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें कभी डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ तुम्हें मैं। बट अभी के लिए अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, इसकी आरजीबी वैल्यू ये है और उसकी आरजीबी वैल्यू वो है। देखो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस, 1-1 का डिफरेंस है बीच में, ठीक है? इसके आरजीबी का कंपोनेंट्स की बाइनरी वैल्यू ये है और इसके आरजीबी की ये है। अब इसमें बेसिकली हमने किया क्या? जो ये जो आर था, इसमें हमने एक, मान लो हमें एक मैसेज एन्कोड करना था, ठीक है? तुम्हें अभी समझ आ रहा है ना कि डेटा जो भी है सारा 1010 ही होता है। तो मान लो तुम्हें कुछ मैसेज एन्कोड करना था, तुम उसको 1010 में कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो ना? ठीक है। तो अब जो 1010 है, उसको तुमने इसके अंदर हाइड करना है, बट तुम चाहते हो कि दिखे ना, तो तुम कैसे करोगे? तुम इस वाली बाइट बिट को चेंज कर दोगे। इस बिट को चेंज क्यों कर रहे हो और इसको क्यों नहीं कर रहे? लीस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब तुम्हें सेंस मतलब समझ आ रहा है? लीस्ट सिग्निफिकेंट जो हेडिंग है उसका क्या मतलब है? हाँ, निकुंज ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इससे मिनिमम चेंज होगा, ठीक है? इसमें जो चेंज होगा वो दिखेगा ही नहीं, बहुत कम चेंज होगा, ह्यूमन आई के लिए अनबियरेबल, बेसिकली दिखेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना 1010 डेटा लिखेंगे। मान लो अभी हमारा डेटा 101 है, ठीक है? हम अपना डेटा लिखेंगे और हम कहेंगे इसके अंदर कि जो हमें डालना है हम इसको चेंज कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, जो नहीं पता चल रहा। इसमें हमने 1 डाल दिया, फिर हमने अगले वाले में 0 डाल दिया, थर्ड वाले में बाई चांस 1 ही था तो 1 ही छोड़ दिया। तो देखो कोई डिफरेंस दिखा, बट हमारा जो छोटा सा 101 वाला मैसेज था वो इनकोड हो गया, ठीक है? इसका सेंस बन रहा है? सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक डेमो है, ठीक है? फटाफट से जो CTF वाली वेबसाइट है उस पर जाके हैंड्स ऑन डेमो 2.1 पे फाइल डाउनलोड कर लो। 3 फाइल्स हैं। सब लोग चले जाओ, 2 मिनट दे रहा हूँ, तो जाके एक बार जब आ जाओ तो चैट में लिख देना कि कर लिया है। ये वैसे ओरिजिनल पिक्चर है और ये मॉडिफाइड पिक्चर है। तुम इसमें देखो, तुम्हें अब दिख रहा है कोई डिफरेंस? जबकि इसमें एक मैसेज हिडन है। सेम टेक्निक यूज करी है बिल्कुल जो इसमें करी थी, पर अब दिख रहा है क्या तुम्हें मैसेज? जस्ट सेंड लिंक, है ना? तो देखो अब जब वो पिक्सल इतना छोटा सा हो गया तो उसके अंदर कुछ चेंज जो हुआ होगा पता ही चल रहा कहाँ पे हुआ है। इमेज सेम लग रही है। ठीक है, लो डाउनलोड कर लो। हैंड्स ऑन 2.1 के नाम से होगा ये वाला, ठीक है? ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर लो। देखो अभी मैं एक जो बताने वाला हूँ वो कि तुम्हें खुद से कोड करना है तो कैसे होगा। जिसको पाइथन का थोड़ा सा नॉलेज कम है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर भी समझने की कोशिश करना, ठीक है? और वंस यू आर डन विद पाइथन, जो मैंने रिसोर्सेज दिए थे, मैं होपफुली जिनको नहीं आता था वो कर रहे हैं उससे, तुम वापस आके ये चीज़ देखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर ये कोडिंग नहीं आती तो नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें टूल भी दिखाऊंगा जो जो खुद से सब कुछ करेगा, और मैं तुम्हें कोड करके भी दिखाऊंगा कि खुद से कैसे करना है, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे ताकि तुम्हें समझ समझ रहे इस चीज़ की कि कैसे करना है अगर कुछ कस्टम टाइप का खुद से करना पड़ेगा। किसी ने डाउनलोड किया क्या अभी तक? डाउनलोड हो पा रहा है ना? ठीक है, कर रहे हो तो ये करते रहो, मतलब खुद भी ट्राई कर ही लेना बाद में। मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ कि करना क्या है, ठीक है? तो तुम्हें 2 फाइल्स मिलेंगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं ना कि हम पहले चेक करते हैं कि जो हमारी फाइल है वो सेम है कि डिफरेंट है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे पास 1-2 तरीके हैं। पहले तरीका तो है कि हम क्या करेंगे, लिनक्स कमांड होती है diff। इसके अंदर तुम 2 फाइल्स पास करोगे अगर, जैसे मैंने मॉडिफाइड वाली फाइल कर दी, ओरिजिनल वाली कर दी, ठीक है? अगर इसमें डिफरेंस होगा ना तो ये बोल देगा कि इसमें डिफरेंस है, ठीक है? तो उसने लिख दिया डिफर, इसका मतलब कुछ डिफरेंस तो है दोनों फाइल्स में। उसके बाद मैं देखूंगा कि encoder.py फंक्शन क्या है, ठीक है? आप जो भी कोडर तुम यूज करते हो उसमें एक बार देख लो कि कोड फंक्शन क्या है, ठीक है? तो अब तुम इसमें समझते हैं हम कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर हम इसी
बिना किसी उसके बिना किसी अलग दिमाग लगाए हम सिर्फ इसी कोड को यूज करके देखेंगे कि डिकोड कैसे कर सकते हैं हम इससे। तो पहले तो ठीक है, एक ट्रिविया टाइप कर लेते हैं। कोई कोई मतलब बताना चाहेगा कि क्या लगता है कि encoder.py क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर से देख के, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन भी। कोई भी मतलब ट्राई करो, मतलब भाई ये सब चीजें मतलब अच्छा लगता है, मतलब हम लोगों को कि अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, तो ट्राई करो, कोई अगर करना चाहता है तो। सिर्फ एक गेस ही मार लो, चलो अभी हमने इतना कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड ही कुछ होगा। एक गेस मार लो, सिर्फ कोई एक लाइन उसका बता देना कि एक लाइन जो तुम्हें देख के लगा कि शायद ये हो रहा है। नहीं, इनकोड के लिए ऐसा नहीं करेंगे। इनकोड के लिए तो हम इमेज बना रहे हैं, डिफरेंट पिक्सल आइडेंटिफाई करना एक टेक्निक है डिकोड करने का, वो मैं समझ रहा हूँ। बट अभी हम इनकोडर हमारे पास है तो हम डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। पिक्सल जनरेट कर दिए शायद, जिससे पता चले कौन सा पिक्सल डिफर कर रहा है। भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉइजी थी, चैट में लिख दो, बेटर रहेगा। हाँ, विष्णु ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि जो ये वाली लाइन है, इसमें हम देख सकते हैं कि रेड की वैल्यू कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ करी है, बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी है। ठीक है, कि रेड की वैल्यू में कुछ चेंज कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो अब तुम इतना भी देख रहे हो कि ये जी और बी के लिए नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम जो एलएसबी वाली चीज़ हमने बोली वो हम शायद आर के लिए कर रहे हैं, सिर्फ जी और बी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हिंट हुआ। अब हम कोड को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे देखना होता है। देखो, पहला लाइन है फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि क्या है, फटाफट से PIL सर्च कर देना गूगल पे। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखते हो। अभी तो मैं बता देता हूँ क्या है। PIL बेसिकली पाइथन पिलो की PIL पुरानी लाइब्रेरी थी पाइथन की, अब उसको पाइथन पिलो बोलते हैं। और वो बेसिकली इमेज मैनिपुलेशन की एक लाइब्रेरी है, सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके अंदर से एक मॉड्यूल इमेज इंपोर्ट कर लिया, और हमने img करके एक वेरिएबल है जिसको हमने इमेज ओपन ओरिजिनल डॉट png हमारी जो फाइल थी उसको ओपन कर लिया और इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है उस इमेज फाइल को। ठीक है, ये जो लोड है ये हमें नहीं समझ आ रहा क्या है, गूगल कर सकते हो, या फिर तुम्हें यहाँ से समझ आ गया होगा कि पिक्सल्स की वैल्यू दे रहे हैं हमें। बेसिकली हर एक पिक्सल का हमको वैल्यू मिल जाएगा RGB की फॉर्म में। इससे ये एक लिस्ट बना देगा जिसमें RGB के ऐसे करके सारे पिक्सल्स होंगे। एक मैसेज है जो अब डायरेक्ट कर लिया गया है, हमें मैसेज ही निकालना है, राइट। बिन मैसेज क्या है? अच्छा, बिन मैसेज वाला फंक्शन क्या कर रहा है, कोई गेस करेगा? तो मैं खोल के रख रहा हूँ, कोई गेस करो कि बिन मैसेज वाला फंक्शन क्या कर रहा है। मैं बता दूंगा अगर किसी को पता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, क्या लग रहा है। चलो थोड़ी ठीक चीजें है, ओवरवेलमिंग लग रही होगी तो इट्स ओके, क्योंकि मैं हाँ ठीक है, एक स्ट्रिंग बना रहा है, बिल्कुल सही, एक स्ट्रिंग बना रहा है। ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग टू बाइनरी कर रहा है और क्लोज चला गया है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें मैसेज था, एक बिन मैसेज है तो ऐसा कुछ ही कर, नाम वेरिएबल्स के नाम से देखो ना, एक मैसेज करके एक स्ट्रिंग थी, फिर एक बिन मैसेज था, तो उससे वो बाइनरी वाली स्ट्रिंग ही बना रहा, क्योंकि हमने बोला कि हमें उसको 1010 में चाहिए अगर वो स्ट्रिंग, तो उसको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि हमने हर एक कैरेक्टर के अंदर गए, उस कैरेक्टर को हमने इस चीज के थ्रू, ये फंक्शन तुम सर्च कर सकते हो, ORD क्या करता है, उसकी वैल्यू लेता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक एसआई कैरेक्टर, एसआई वैल्यू होती है हर एक की, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। 08 भी क्या कर रहा है, उसको 8 बिट्स की बाइनरी बना रहा है, एक बाइट बना रहा है। ठीक है, और उसको बाइनरी मैसेज के अंदर अपेंड कर दिया। ऐसे करके हमने जो भी हमारा मैसेज था उसको एक बाइनरी मैसेज 1010 की फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने हाइट विड्थ निकाली, फिर एक एक करके हम हर पिक्सल पे इटरेट करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिकली हम इसमें इटरेट कैसे कर रहे हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि अगर हमारी एक ये इमेज है, ठीक है, तो हम इसमें इटरेट कैसे कर रहे हैं कि पहले हम इस वाले पॉइंट पे गए, फिर हम इस पे गए, फिर इस पे गए, ऐसे पिक्सेल्स वाइज एक एक करके हम जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे इटरेट कर रहे हैं। तो पहले y हमारा फिक्स है और x हम इटरेट कर रहे हैं, फिर हम y करके बढ़ा रहे हैं, फिर x हम फिर से इटरेट कर रहे हैं, ऐसे करके हम हर एक पिक्सल की वैल्यू देख रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब इसके लिए तुम अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एक इंडेक्स है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो बाइनरी मैसेज की लेंथ से बड़ा है तो उसको ब्रेक कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा इंडेक्स है वो समहाउ हम किस कौन सी बाइट पे हैं, मैंने कहा था ना 101010 ऐड करना है, तो हम कौन से वन किस पे हैं, 1 या 0 पे, वो हमारा इंडेक्स बता रहा है उस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। हमने RGB एक्सट्रैक्ट किया पिक्सल्स के अंदर से, और अब ये वही लाइन जो दिमाग लगाने वाली लाइन है, किसी को आइडिया लाइन क्या कर रही है, ठीक है, आर के साथ ये एक्चुअली क्या कर रही है, कोई कोई बता सकता है? चॉकलेट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी एलसी पे, ठीक है। कोई अगर गेस कर सकता है कि क्या कर रही है ये लाइन, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी 16:58 हुए हैं, 7 बजे तक कोई आंसर करना चाहता है तो करो फटाफट से। हाँ वो ठीक है, बट इतने से में ट्रीट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस बात है। एग्जैक्ट बताओ कि क्या लगता है क्या कर रहा है, मतलब 50% पार्ट भी कोई करेक्ट बता देगा तो मतलब एक कि वो नंबर जो हेक्स नंबर है वही हेक्स नंबर क्यों है, कोई इतना भी बता दे अगर तो मेरे को चलेगा। हाँ ठीक है, ओम ने सही आंसर दिया है कि ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई, तुम मेरे को डीएम कर देना, एलसी चलते हैं, ठीक है। एनीवेज तो क्या है कि बेसिकली कि ये 0x जो है वो क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई बताओ 0x जो FEH भी लिख सकते हैं हम इस चीज को x में, ये बाइनरी नंबर में कितना होगा। हमने अभी टेक्निक पढ़ी थी कि x और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई फटाफट से बताओ f और FEH क्या होगा, मतलब 0x कितना होगा। ठीक है, बाइनरी में देखो अंकित, बाइनरी में ट्राई करो उसको कन्वर्ट करने का, और 29 तो पक्का नहीं होगा, मैं श्योर हूँ, ठीक है। हाँ 254 आएगा, ठीक है। तो इस जो नंबर है ना, इसको मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, 254 बनता है ये। अब तुम देखो, मैं अगर तुम्हें ये पता है कि मेरे पास कोई भी नंबर x है, 1 या 0, मतलब कोई बाइनरी बिट x है, उसको मैं अगर एंड करूंगा 1 के साथ तो हमेशा x देगा, और अगर मैं उसको एंड करूंगा 0 के साथ तो हमेशा 0 देगा। ये चीज तो पता होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत लोगों को। हाँ ठीक है ना, तो बस हो गया। अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, r की एक वैल्यू थी मेरे पास, मान लो कुछ रैंडम वैल्यू है ऐसे करके, ठीक है। हर एक ये सारे 1 है तो यहाँ तक का तो मेरा नंबर सेम ही रहेगा एंड करने पे, मैंने एंड किया है। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है मैं इसको 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, एंड करने पे हमेशा 0 हो जाएगा, तो मेरा अभी फिलहाल r ही हो गया। अब उसके बाद मैं अगला स्टेप में क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं इसको और कर रहा हूँ एक नंबर के साथ। अब वो बताओ वो और क्यों कर रहा हूँ, फिर से मतलब, हाँ ठीक है, सही आंसर दिया है। बेसिकली क्या है कि अब मेरे पास जो नंबर था उसका मेरे पास 1 या 0 आया हुआ था, मेरे पास एक मैसेज था, मान लो ये मैसेज था कोई, इसका मेरे पास मैं इंडेक्स करा हुआ है, ये इंडेक्स है मेरा अभी जो करंट इंडेक्स है, ठीक है। ये मेरा अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इंट ऑफ दिस, ठीक है, कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो इंडेक्स जहाँ भी पॉइंट कर रहा है उसका इंट, मतलब 1 या 0, उसको मैं और कर रहा हूँ। अब तुम्हें ये पता होगा कि अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर है उसको मैं अगर 1 के साथ और करूंगा तो x ही आ जाएगा, 1 के साथ और करूंगा तो 1 आ जाएगा, और अगर मैं उस नंबर को 0 के साथ और करूंगा तो हमेशा 0 आ जाएगा, तो हमेशा x आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें समझ आ गई। अब तुम्हें जब समझ आ गया तो अब तुम्हें इतने बचा गया होगा कि अगर मैं इसको 1 के साथ और करूंगा तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा,
0 के साथ और करूँगा तो 0 ही रह जाएगा। तो समझ आ गया ना कि यहाँ पे मैं जो भी अब ये जो मेरा जो भी है ये वाला बाइनरी इंडेक्स के बाइनरी मैसेज के अंदर जो इंडेक्स जहाँ भी पॉइंट कर रहा है वो वाला इंडेक्स यहाँ पे चढ़ जाएगा। ये वही नहीं जो हम आरजीबी में तब से एलएसबी में बात कर रहे थे कि हमें आखिरी बिट को चेंज करना है। ये बेसिकली ये जो फंक्शन है वही कर रहा है, छोटा सा जो लाइन है एक कोड का। ये चीज क्लियर हुई सबको? ये अच्छे से बताओ कि क्लियर हुई कि नहीं हुई। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सा। ठीक है एक बार फिर से। ठीक है फिर से करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। स्टार्टिंग से मैं तुम्हें पूरा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसमें। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है। ठीक है, इसकी कुछ आरजीबी वैल्यू थी, आरजीबी को हम लिख देते हैं 32, 30, 30 और 30। ठीक है, 30। तो अब जो जो अब हमें क्या करना है, हमें इतना पता है कि आर के साथ कुछ करना है। तो अब मैं लिखता हूँ उस फंक्शन को, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। वो था कि आर उठाया उसने किया आर एंड 0xFE। ठीक है, और इसको इसने करा और कुछ किसी चीज के साथ, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं। अब ये पार्ट क्या कर रहा है कि 0xFE जो है वो बाइनरी में कितना होता है? बाइनरी में वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, हमारा जो आर है वो कितना है? देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में तुम्हें हमेशा बताया था कि जो तुम्हारा आरजीबी वैल्यू है वो बेसिकली 8 बिट्स का ही होता है। उसकी वैल्यू 0 से 255 होगी, बट वो रिप्रेजेंट हमेशा 8 बिट से ही होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो हमेशा 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? 8 बिट्स में 32 को कैसे लिखूंगा मैं? ठीक है, पहले मैं 32 लिख लेता हूँ। 32 मेरा 2 पावर 5 होता है। यही हुआ ना? ठीक है, ये मेरा आर है फिलहाल। अब मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा। ऐड करो, देखो क्या आया। ये जो यहाँ तक का सारा 1 1 1 था, 1 के साथ ऐड करने पे वो नंबर सेम ही रहता है, तो हमने सारा उस नंबर को सेम ही कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे 0 के साथ ऐड हुआ, तो यहाँ पे अगर मान लो 1 भी होता है या 0 होता तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आर हमारे पास ये वाला पार्ट समझ आ गया सबको, है ना? अब इस वाले पार्ट पे चलते हैं। ये वाला पार्ट क्या था मेरा? इंट ऑफ एक मैसेज, इसको मैं बिन लिख लेता हूँ, है ना, उसका इंडेक्स। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे इंडेक्स क्या है? ठीक है, मेरा इंडेक्स क्या है? मेरा इंडेक्स क्या था? 0 से स्टार्ट हो रहा था और मैं हर एक लूप में उसको +1 कर दे रहा था। ठीक है, तुम कोड में देख सकते हो, मैं उसको हर लूप में +1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ? मान लो मेरा जो बाइनरी मैसेज था वो 101 ही था, इतना ही मान लो। ठीक है, मेरा इंडेक्स अभी 0 है यहाँ पे। ठीक है, मेरा इंडेक्स अभी 0 है। ये बिन स्ट्रिंग है मेरी। बताओ बिन इंडेक्स कितना है? जो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अभी के लिए, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है इस चीज की? हाँ 1। ठीक है, 1 है। सबको समझ आ गया ना 1 क्यों है? क्योंकि पहला इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा है। बिन इंडेक्स मेरा 1 है। बहुत सही। ठीक है, तो ये मेरा बिन इंडेक्स 1 है।
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस चीज के साथ और कर रहा हूँ। अब और करने में क्या होता है कि तुम कोई नंबर लो, उसको अगर तुम 1 के साथ और करोगे तो वो नंबर, जैसे मान लो एक नंबर x है, बाइनरी 0 या 1 है x की वैल्यू, मैं उसको और कर दिया, इसका इस सिंबल का मतलब और होता है, ठीक है, उसको और किया तो मेरा हमेशा x ही आ जाएगा। और अगर मैंने x को 0 के साथ और किया, सॉरी ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है, और अगर मैंने 0 के साथ इसको और किया तो हमेशा x आ जाएगा। हमने इसीलिए यहाँ पे 0 कर दिया, ताकि अब मैं जो भी इसको x दूं और करने के लिए, हमने लास्ट बिट 0 किया ना यहाँ पे, उसको मैं अब मैं इसको ये x है हमारा, और यहाँ पे लास्ट बिट हमारा 0 हो गया है, तो लास्ट बिट के साथ जब मैं और करूंगा तो मेरा x ही बन जाएगा वो। तो मेरा जो r था, वो अभी कितना था, ऐसा था। अब मैं इसको 101 के साथ, पहले मेरा जो बिन इंडेक्स है वो 1 है, इसके साथ 1 के साथ मैं और कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये आ गया, हो गया इन कोड ये सिग्निफिकेंट बिट में, समझे? अब समझ आया ये वाला पार्ट? ठीक है ना, वो कोड क्या कर रहा है अब समझ आ गया है। तो वो हर एक में जा रहा है, जब तक बाइनरी मैसेज की लेंथ से ज़्यादा इंडेक्स नहीं हो रहा तब तक एक एक करके उसको बढ़ा रहा है, और उसको वापस पिक्सेल्स में डाल रहा है उस वैल्यू को, और सेव कर दिया। ये समझ आ गया इनकोड कैसे हुआ है। अब डिकोड कैसे करना है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसके लिए तो बहुत कुछ आना चाहिए, डिकोड कैसे होगा, बट एक्चुअली तुम्हारे पास जो इनकोडर वाला कोड है डायरेक्टली उसको कॉपी करके उठा लो, ठीक है। कॉपी किया तुमने, तुम्हें इतना पता है कि मॉडिफाइड वाली इमेज खोलनी है, अब मेरे को मॉडिफाइड वाली इमेज खोलनी, ठीक है। तुम्हें ये पता है कि कोई मैसेज था मेरे पास, कोई बात नहीं, तुम उसको, अब बाइनरी मैसेज तुम्हारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तुम्हें नहीं पता वो क्या था, ठीक है। जो 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 वैल्यूज हमें नहीं पता कि उसका जो भी रीजन था वो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। ये हमें नहीं पता क्या था, ये हमें पता है कि हमने आज ही वैल्यूज लोड करनी थी। अब हमें इसको ऑपोजिट करना है किसी तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बेसिकली इसको हमने क्या करना है, तुम्हें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पता है क्या होता है बाइनरी में? एक बाइनरी नंबर है, उसका लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, पता है ना? तो ठीक है, वैसे उसके करने की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि हम बिन मैसेज में हम क्या ऐड करेंगे, हम करेंगे कि जो आखिरी हमारा जो आर है उसको हम 1 के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्यों किया, कोई आइडिया? और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे। ये समझ आया मैंने अभी क्या लिखा कोड में? हाँ, ठीक है। लास्ट सिग्निफिकेंट जो बिट था वो मैंने बिन मैसेज में ऐड कर दिया, वही हमें करना था, ठीक है। आखिरी बिट ही देखनी थी, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बस हमने वो ऐड कर दिया, ऐड किया 1 के साथ, बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई, और जो आखिरी वैल्यू थी 1, वो 1 या 0 जो होगी हमारे पास एक आर के अंदर, वो हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इफ जो हमारा लेंथ ऑफ बिन मैसेज है वो डिविजिबल बाय 8 है, देखो जब डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा तब मतलब हमारे पास पूरा नहीं हुआ कुछ स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रिंट ठीक है, जिसको पाइथन आती है उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकियों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो बेयर करो।
ठीक है, अभी मैं कुछ किया, मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मेरे को भी चेक करना है, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं। ठीक है, इसको हेड कर देते हैं। ओके, कुछ तो एरर आया, ऐसे नहीं आया। ओके, आया है मैसेज एरर। इसको गलती दिख रही है क्या इस चीज़ में? अरे अच्छा, ओके। मुझे गलती दिख रही है। किसी को गलती दिख रही है क्या कुछ, जिनको पाइथन आता है? मुझे नहीं मिल रही क्योंकि ओके, एक सेकंड रुको, फिर मैं ट्राई करता हूँ। देखो, ये 8 क्यों लिया था, क्योंकि 8 से डिविजिबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर को हम 8 बिट्स की लेंथ दे रहे थे। ठीक है, तो हमारे जब बिन मैसेज में जो 8 बिट आएंगे तभी हम उसको चेक करेंगे कि वो सही हो सकता है मैसेज कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो डिविजिबल बाय 8 वाली चीज़ चेक करी। उसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, कि जो बिन मैसेज है उसके अंदर 8-8 के ग्रुप बना के एक बाइनरी नंबर ले रहा हूँ, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसको उस नंबर को उसका कैरेक्टर का फॉर्म दे रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जो हम कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक्स्ट्रा ओके, ये एक्स्ट्रा रहता है। शिट, ओके, गॉट इट। आई थिंक मैं कुछ तो कंफ्यूज हो गया हूँ, एक सेकंड दो मुझे। आई थिंक ये काम करना चाहिए, देखते हैं। नहीं कर रहा। ओके, हाँ ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रैकेट्स का इशू हो गया था। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बोला कि मैं 8-8 के ग्रुप ले रहा हूँ बाइनरी नंबर को, उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल से मैं उसका कैरेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ, और फिर उसको ज्वाइन करके चेक कर रहा हूँ कि कितनी स्ट्रिंग बनी है। जब भी मेरे पास 8 की लेंथ से डिविजिबल लेंथ आती है, तो मैं अगर 20 से क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट 20 लाइन्स देख रहा हूँ उसके आउटपुट की। तो तुम देख सकते हो कि एक एक करके मेरे पास सारे कैरेक्टर बन रहे हैं, और यहाँ तक मेरा सीक्रेट मैसेज है। उसके बाद मेरे पास फालतू कैरेक्टर आने लग गए। ठीक है, तो ये हमारा सीक्रेट मैसेज था जो हिडन था फाइल के अंदर। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़? थोड़ा सा इशू हो गया ब्रैकेट्स का, बट ठीक है, समझ आ गया ये चीज़ कि क्या हुआ एंड में। ठीक है, ये मतलब द पर्पस वाज टू शो यू कि ऐसा कोड से भी तुम कर सकते हो। अभी तुम्हें समझ आना चाहिए कोड, ये जरूरी नहीं है। पर्पस था कि कोड से कर सकते हो, बट अभी तुम्हें इतना रियलाइज होगा कि कोड से इट्स टीडियस। ठीक है, हम हमेशा कोड यूज करना सेंस नहीं बनता। ये तो बहुत सिंपल सी एलएसबी थी, हमें दिख ही रहा था कि क्या हो रहा है। तो कोई टूल होगा जो ऐसी चीजें हमारे लिए खुद से कर दे, और उसका आंसर है कि है। ठीक है, तो अब टूल से करके देखते हैं। एक टूल है जी स्टेक करके, उसका लिंक मैं स्लाइड्स में डाला हुआ हूँ। तुम जी स्टेक करो modified.png पे, और उसने देखो तुम्हें आर वाले पे एलएसबी लगाया और तुम्हारे को मैसेज दे दिया। सिर्फ एक लाइन में, तुम्हें कुछ नहीं करना था। तो तुम्हें encoder.py खोलने से पहले ही अगर तुम इसको कर ले, तुम्हें शायद आंसर मिल जाता। ठीक है,
तो ये टूल का बेनिफिट है, ठीक है। अब समझ आया कि टूल का फायदा क्या हुआ यहाँ पे, हमें किसी के पास टूल ना होता तो उसको क्यों नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो टूल, वही मैं जो स्टार्टिंग में बोला था कि टूल्स में तुम्हें बताऊंगा कि टूल नेसेसरी क्यों। अब मैं तुम्हें बताता हूँ टूल अगर कब काम नहीं आएगा। कोई यहाँ पे जिसने फ्रेशर CTF दिया था, चलो छोड़ो वो बात, उसमें एक चैलेंज था जिसमें मैंने क्या किया था कि मैंने कहा था कि जो मैं तभी इंकोड करूंगा, ऐसा मैंने encoder.py दिया था, उसमें मैंने क्या कस्टम लगा दिया था। मैंने क्या किया था कि अगर जो R है और जो B है दोनों G से बड़े होंगे, ठीक है, तो ही मैं G के अंदर इंकोड करूंगा। अब इस तरह के केस में जो ये टूल है ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरे कस्टम, एकदम बिल्कुल कस्टम डिजाइन है, कुछ नहीं उसको पता कि वो ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी कर सकता है, वो जो स्टैंडर्ड इंकोडिंग्स है उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब कस्टम हो तो तुम्हें कोड भी पता होना चाहिए, ठीक है, और तुम चैट GPT वगैरह का हेल्प लेके कोड आराम से कर सकते हो। ये चीज़ें थोड़ा सा हेल्प लेना, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें खुद भी रहना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट द पॉइंट इज कि कस्टम चीज़ों में टूल फेल कर जाएगा। तो पहले टूल यूज करके देखो, नहीं कर रहा तो फिर देखो कि आगे क्या दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यही पॉइंट था इसका। ये वाला हो गया। अब कुछ टूल्स हैं, देखो टूल्स में यूज Zstag मैंने दिखा दिया यूज कैसे करना है, ये वाला पाइथन पहले हमने यूज कर लिया। इसके अलावा स्टेगाइड होता है और स्टैक सॉल्व होता है, ठीक है। ये दोनों तुम खुद से, मैं लिंक्स डाले हैं, तुम खुद से ट्राई करोगे, ये दोनों मैं नहीं करके दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। दोनों का जो लॉजिक है वो ऐसा ही है कि LSB के अंदर कुछ करते हैं, तुम्हें ज़्यादा लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का यूजेज देखना है, गूगल करना, टूल्स डाउनलोड करना, यूज करके देखना, ठीक है। ये CTF में मैं पूछने वाला हूँ इसमें से, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोनों टूल्स का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो स्टेगाइड है ना, वो पासवर्ड के बेस पे भी चीजें कर सकते हैं, कि पासवर्ड के बेस पे रैंडमनेस के हिसाब से रैंडमली चूज करेगा कौन से बिट्स करने हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल चीज है, बट इसका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। तो अगली चीज हम लोग देखेंगे वो पासवर्ड क्रैकिंग ही है। किसने सुना है पासवर्ड क्रैकिंग वर्ड? क्या पासवर्ड क्रैकिंग वर्ड सुना है कभी आज तक कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? ठीक है, कोई बताना चाहते हैं क्या होता है? अगर माइक का परमिशन है मेरे हिसाब से तुम लोगों के पास, कोई बताना चाहता है तो सुना ही। क्या है, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अब मतलब नाम से काफी क्लियर है। वो वाला ये शायद हम बाद में डिस्कस करते हैं, टेक्निक्स का क्वेश्चन सबको आइडिया नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा सबका। गेसिंग द पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ कोड, नॉट रियली बट ओके। मतलब बेसिकली कि पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। ब्रूट फोर्स मतलब मैं सारे पासवर्ड टेस्ट कर लूंगा, बट वो टेस्ट कैसे होता है कि वो इंटेलिजेंटली टेस्ट होता है, कुछ मल्टी थ्रेडिंग वगैरह यूज करते हैं और भी हैशिंग की कुछ जो वल्नरेबिलिटीज पता है उनको यूज करके थोड़ा फास्ट करने के लिए हम बेसिकली ब्रूट फोर्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उससे पहले ऑडियो स्टेगो देख लो थोड़ा सा। मैंने इसके बारे में स्लाइड्स के अंदर कुछ भी नहीं डाला है, ये भी तुम्हारा होमवर्क टास्क की तरह है कि तुम्हें देखना है। ऑडियो स्टेगनोग्राफी में बहुत लिमिटेड 2-3 चीज़ें ही है बस, ठीक है। तो तुम्हें वो खुद से समझनी है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो ये वाली है कि ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर ये चीज़ तुम हाइड कर सकते हो। कैसे हाइड होती है, कैसे देखना है, वो तुम्हारा काम है। मैंने फाइल जिसमें अंदर ये मिलता है वो लिंक करी हुई है, तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग पे चलते हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंपल पासवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है ना, और अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सब जो है ना, ये पासवर्ड्स बहुत ज़्यादा गेसेबल है कि मतलब जो हैकर होगा ना वो अपने आप ट्राई कर लेगा ये सब, बट वो मैनुअली नहीं करेगा क्योंकि ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, 6 तक ही हो, 5 तक ही हो, तो कितना चेक करेगा खुद से, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक कंपनी थी 2009 में, रॉक्यू, तो उसके अंदर डेटा ब्रीच हुआ था और उसके डेटाबेस के अंदर से सारे पासवर्ड्स निकल गए थे। टेक्निकली डेटाबेस के अंदर पासवर्ड हमेशा इंक्रिप्टेड होते हैं। क्रिप्टो में तुम देखोगे इंक्रिप्शन क्या होता है, पासवर्ड हैशिंग क्या होता है, बट ऑन वेब टर्म्स बेसिकली कि जो पासवर्ड जैसे हम डालते हैं ना वैसे ही सेव नहीं होता है। रीजन यही कि अगर डेटा ब्रीच हो गया तो सबको पासवर्ड दिख जाएंगे, क्या है, हमेशा एक इंक्रिप्शन के साथ रहते हैं। बेसिकली तो हैश ही होता है, बट वो तुम क्रिप्टो में समझोगे, एक इंक्रिप्शन होता है। अब उस इंक्रिप्शन का क्या नुकसान, अब
इंक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा कि सारे पासवर्ड हमको दिख जाएंगे, जो एग्जैक्टली 2009 में हुआ। 14 मिलियन पासवर्ड जो थे कॉम्प्रोमाइज हो गए, डायरेक्ट पासवर्ड दिख रहे थे। इसकी जो टेक्स्ट फाइल थी पब्लिक, इसकी जो फाइल है पब्लिकली अवेलेबल है, rocky.txt नाम है, लिंक डाला हुआ है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें 14 मिलियन पासवर्ड्स हैं। हम उसको यूज करके बहुत बार ब्रूट फोर्स कर लेते हैं पासवर्ड चीज़ों का। 2 टूल्स हैं, जॉन द रिपर और हैशकैट, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जॉन द रिपर तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके मतलब काफ़ी सारे एक्सटेंशंस वगैरह पे ये काम करता है। तो जॉन द रिपर वो टूल है, इनका लिंक भी दे रखा है, इसको यूज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। बट जो जानने वाली चीज़ इसमें क्या है कि ये जो रॉकी वाली वर्ड लिस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट हमेशा नहीं होगा इससे, ठीक है। तुम हर चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा अनसिक्योर पासवर्ड नहीं रखता। बहुत सारी वेबसाइट्स तो तुम्हें बता ही देती है कि दिस पासवर्ड इज़ नॉट अलाउड। अगर तुमने कभी लॉगिन या फिर कोई भी अपने सिस्टम तक में डाउनलोड करने की कोशिश की है, तो बहुत बार बोला जाता है कि ये पासवर्ड अलाउड नहीं, तुम्हें इतने अपर केस इतने लोअर केस रखने चाहिए। वो इस हिसाब से लगता है कि ब्रूट फोर्सिंग टफ हो जाए। बट फिर भी अभी ओसेंट पहले मतलब डिसाइडेड था, ओसेंट बाद में होगा अब इस वाले पार्ट के। बट ठीक है, ओसेंट अगर तुम करते हो तो तुम्हें उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू तुम पता लगा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें थी। ये जो तुम्हारा मतलब एक चैलेंज में शायद CTF में तुम्हारा डालूं कि तुम्हें ओसेंट करना होगा, और ओसेंट के बेस पे तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि वर्ड लिस्ट खुद से बनानी होगी, मतलब क्या पॉसिबल पासवर्ड्स है, और उनके बाद ब्रूट फोर्स करना होगा। तो एक चैलेंज ऐसा आया भी था, अगर कोई हैश नोड पे कॉप्स का ब्लॉग फॉलो करता है तो उसमें मैंने डाला था एक बार, ठीक है। तो ट्राई देख लेना वो वाला डिजिटल फॉरेंसिक्स करके, उसमें आखिरी पार्ट था यही चीज़ की वर्ड लिस्ट खुद से बनानी थी, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना, देख लेना। बट द पॉइंट इज कि वर्ड लिस्ट सफिशिएंट नहीं होगी, बहुत बार काम कर जाएगी, हमेशा नहीं काम करेगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वर्ड लिस्ट काम नहीं करी तो वर्ड लिस्ट गलत थी या भैया ने गलत बताया, हो सकता है कुछ और करना हो, ठीक है। एक नोटिस जो इंपॉर्टेंट है, ये ब्रूट फोर्स वगैरह ध्यान से करना, ठीक है। ये एक्चुअल टूल्स हैं, काम भी करते हैं, बट ऑब्वियसली हो सकता है अगर तुम फालतू में जाके जगह जगह कर रहे हो तो एक तो तुम्हारा IP बैन हो जाए, दूसरा तुम कुछ इलीगल कर बैठे हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, सिर्फ टारगेट जिसमें परमिशन हो CTF वगैरह उसी में ट्राई करना है, ठीक है। तो अगला हैंड्स ऑन डेमो है 2.2, डाउनलोड कर लो फाइल, एक crackme.zip करके फाइल होगी, ठीक है। तो सब लोग डाउनलोड कर लो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगी एक, ठीक है, crackme.zip। ठीक है, अभी तुम्हारे पास जॉन द रिपर तो नहीं होगा, तो मैं तुम करके नहीं देख सकते, बट मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें कि क्या करना होता है। जैसे बेसिकली मेरे पास क्या है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा अगर, तो मेरे को पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पासवर्ड मांग रहे, मुझे पासवर्ड पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे को पता ही नहीं पासवर्ड क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास उसके अंदर जो फाइल थी message.txt वो तो आई, बट वो खाली आएगी, उसके अंदर कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जॉन द रिपर यूज़ करूँगा इसके लिए। जॉन द रिपर के अंदर एक कमांड है zip2join, ठीक है। और उसके अंदर मैं उसके बाद मैं crackme.zip करूँगा, और उसके बाद मैं उसको हैश ऐसे करके, तुम्हें ये चीज़ याद होगी क्या थी, बताओ ये कमांड क्या कर रही है। इस चीज़ को छोड़ो, ये वाला पार्ट बताओ क्या कर रहा है, पिछले हमने वर्कशॉप में कवर किया था। अपेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। अपेंड नहीं करता वैसे, अपेंड डबल एरो से होता है, ये नया फाइल बनाता है, बट ठीक है, ठीक है। हाँ, हैक में सेव कर दिया आउटपुट। अपेंड नहीं होता लक्ष्य, ये वो होता है न्यू राइट करते हैं, अपेंड के डबल एरो डालना होता है, ठीक है। तो हैश फाइल में मैंने वो कर दिया। अब मेरे पास जो हैश फाइल थी, मैं देखता हूँ मेरे पास आ गई, कैट हैश करूँगा मैं, तो ये इसके अंदर एक कुछ तो टेक्स्ट आया मेरे पास। अब जो जॉन द रिपर है ना, उसको ये हैश चाहिए रहता है, तो अभी हमने क्या किया, zip2join हो गया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे फॉर्मेट्स है, rar2join भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। उसको तुमने हैश के अंदर कन्वर्ट करना है, ऐसे ही करके, जैसे rar2join rar फाइल, उसके बाद हैश फाइल में डाल दिया। अब तुम जॉन द रिपर यूज करोगे, ठीक है। तुमने लिखा जॉन, तुमने अपने वर्ड लिस्ट का उसको लिंक दे दिया, तुम्हारे सिस्टम पे सेव होनी चाहिए फाइल। जैसे मेरे उसमें मैंने वर्ड लिस्ट का एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको हैश वाली फाइल दे दूंगा, ऐसे देखो रन किया उसने इतनी जल्दी, इतनी 14 मिलियन पासवर्ड में से उसने उस टाइम निकाल लिया कि पासवर्ड कौन सा था,
ठीक है, तो कूल डूड पासवर्ड था, तुम डाल के देख सकते हो। कूल डूड पासवर्ड था, हम डाल के देखते हैं। कूल डूड, ठीक है, पासवर्ड वर्क किया, message.txt आया, देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो पासवर्ड क्रैकिंग इज फाइन, मतलब मैसेज हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे पासवर्ड क्रैकिंग हम जिप फाइल्स और कोई भी फाइल्स तुम्हें बहुत सारी दिखेंगी जो तुम यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस तरह कितनी सारी होती है। ये देखो, ठीक है, जिप टू जॉन, जेड टू जॉन, मतलब पता भी नहीं होंगे इतने सारे वो हैं। टेलीग्राम टू जॉन जॉन, ठीक है, मतलब तुम बहुत सारे डेटाबेसेस, इंक्रिप्टेड डेटाबेसेस वो कर सकते हो इसमें। तो मतलब बहुत पावरफुल टूल है ये, और बहुत जगह तुम्हें यूज़ करने को भी मिलेगा चैलेंजेस में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इस टूल को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, यूज़ करके देख लेना। फाइल ऑब्वियसली है ही तुम्हारे पास। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला चैलेंज है, ठीक है, 10 पॉइंट्स का चैलेंज है, सेम बिल्कुल प्रोसीजर जैसे पिछले वाले का था। तो उस पर जाना है अभी, वर्कशॉप के बाद अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, जाके सबमिट करना, अपना ट्राई करना। अब तक जो टेक्निक्स बताई हैं उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बस जाके कर देना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक अगले पार्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीमिंगली थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो DFIR क्या होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, दो चीज़ों को ये साथ में कंबाइन करता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या करता है कि जो हमने अभी जो बात की कि डेटा जो है, ठीक है, पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के साथ हम उसकी बात करेंगे तो हम थोड़ा सा एक अटैक डिफेंस सिनेरियो में बात करेंगे कि किसी ने मेरे सिस्टम पे अटैक किया, रैंसमवेयर, मालवेयर, कुछ भी। ठीक है, तो अब मेरा डेटा हो गया ना, वो मेरा करप्ट डेटा हो गया, इंक्रिप्टेड डेटा हो गया, मालवेयर की फाइल्स होगी, मेलिशियस फाइल्स होगी, जो भी मेरे उसके अंदर थी, वो मेरा डेटा, डिजिटल फोरेंसिक्स का डेटा हो गया। उसके ऊपर हम काम करते हैं, करप्टेड डेटा को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या करता है कि वो एक टाइमलाइन बनाता है कि भाई ये इवेंट जो था कैसे हुआ हो सकता है। कि जैसे फॉरेंसिक्स का मैंने जब फर्स्ट वर्कशॉप में समझाया था, तब समझाया था कि क्राइम सीन जो होता है उस पर फॉरेंसिक टीम आती है और कोशिश करती है नरेट करने की क्या हुआ होगा। IR जो एग्जैक्टली यही करता है कि जो मालवेयर था वो कैसे अंदर घुसा सिस्टम के, उसने कौन सी फाइल्स को इंक्रिप्ट किया, कैसे इंक्रिप्ट किया, हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसने हमें कितना नुकसान दिया। ये सब जो काम है वो IR का है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एज अ होल पूरी कैटेगरी तुम्हें दिखती है DFIR, ये प्रॉपर करियर पाथ है एक। ठीक है, तो इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। एक चीज़ जो होती है कि जब जो एक्चुअल में डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर एक चेन ऑफ कस्टडी होती है। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब कि कैसे कैसे सिस्टम के अंदर से मेमोरी निकालनी है, कैसे डिस्क निकालनी है, कैसे उसको हैंडल करना है मालवेयर वाले सिस्टम को। ऐसा ना हो कि तुम उसको नेट से कनेक्ट कर दो और पूरे इंटरनेट में फैल जाए वो मालवेयर। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बट हम अपने अपने ईज ऑफ एक्सेस के लिए अभी के लिए हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि हमें वो दिया हुआ है, फाइल्स दी हुई है, हमने निकाल ली है चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करके। ठीक है, तो अब देखो मालवेयर एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा सा ये अनसेफ हो जाता है और हर बंदा मतलब करना चाहता भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट मैंने डिसाइड किया है कि रिवर्स इंजीनियरिंग वैसे भी इसके लिए चाहिए, तो रिवर्स इंजीनियरिंग की वर्कशॉप के बाद हम कर लेंगे। कॉप्स वीक का पार्ट नहीं रखा इसको, कोई इंटरेस्टेड है तो मैं गूगल फॉर्म का QR है, ये लिंक भी है स्लाइड के अंदर, ये भर दो। ये वाली वर्कशॉप हम एंड में प्लान कर लेंगे उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अलग से सेटअप करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्टेड है जेन्युइनली वही इसमें आना, और सबको इसकी मतलब हेडेक नहीं देते इस चीज़ की। ठीक है, तो मालवेयर वाला पार्ट ऐसा है। उसके बाद मेमोरी और डिस्क फॉरेंसिक्स की बात करते हैं DFIR के अंदर, कि जैसे मैंने कहा कि चेन ऑफ कस्टडी वाली बात करी। ठीक है, कि चेन ऑफ कस्टडी मैंने बताया तुम्हें कि उसके साथ हम एविडेंस लेते हैं। हम कौन सा एविडेंस लेते हैं? मेमोरी का एविडेंस और डिस्क का। ठीक है, तो जो सिस्टम है तुम्हारा, तुम्हें पता होगा उसके अंदर एक रैम होती है। ठीक है, तुम्हारे जो भी प्रोसेस सिस्टम के अंदर चलते हैं ना, वो रैम के अंदर चलते हैं। कोई भी प्रोसेस चलता है वो रैम के अंदर शिफ्ट होता है फिर चलता है। ठीक है, तो अगर तुम उसी टाइम एक रैम को, जो रैम है उसको एज सच पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लो एक फाइल के अंदर, मतलब एक फोल्डर के अंदर, तो तुम उस रैम को बेसिकली देख सकते हो कि कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे थे, क्या हो रहा था। और सिमिलरली एक फाइल सिस्टम है, तुम्हारा सिस्टम एक पूरा डिस्क है तुम्हारा, उस डिस्क को निकाल के भी तुम देख सकते हो कि कहाँ की मालवेयर की फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो रखी थी, कौन सी फाइल्स इंक्रिप्टेड है, कौन से डिक्रिप्टेड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तुम डिस्क फॉरेंसिक से कर सकते हो। तो तुम्हें एक डिस्क इमेज और एक
मेमोरी इमेज, ये 2 चीज़ें तुम्हें इन जनरल देखने को मिलेंगी, है ना? साथ में 2 चीज़ें कम देखने को मिलेंगी क्योंकि फिर बहुत ईज़ी हो जाता है काम, सीटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, तो एक ही चीज़ देते हैं तुम्हें। तो टूल्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, देख सकते हो ये मेमोरी डंप के और फाइल सिस्टम डंप के, ठीक है? तो मेमोरी डंप को एनालाइज़ करने के लिए वोलेटिलिटी करके एक टूल है, ठीक है? अब वोलेटिलिटी जो टूल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है, ठीक है? तुम उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, वो तुम्हारा ओएस डिसाइड करेगा कि कौन-सा मेमोरी डंप जो है किस ओएस का है, उसके हिसाब से वो कुछ रन करेगा स्क्रिप्ट्स और तुम्हें जो तुम उसके अंदर चाहोगे तुम्हें सब कुछ दे देगा, कौन से प्रोसेस उस टाइम पे रन कर रहे थे, कैसे तुम प्रोसेस को निकाल सकते हो, कैसे तुम कोई उसके अंदर फाइल सिस्टम्स देख सकते हो, कैसे तुम उसके अंदर रजिस्टर डेटा देख सकते हो, शेल जो कमांड्स रन हुई थी देख सकते हो, ठीक है? तो ये टूल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टूल है, जिसका नॉलेज होना लाइक बेसिक नॉलेज होना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो फाइल्स होती है ना बहुत बड़ी होती हैं, 4 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी, 20 जीबी ऐसे होती है, क्योंकि पूरा रैम तुम डंप कर रहे हो या पूरा फाइल सिस्टम डंप कर रहे हो, तो टाइम लगता है। तो मैंने इस वर्कशॉप के लिए प्लान किया है कि रेदर देन शोइंग यू कि कैसे करते हैं, है ना? इसको तुम खुद से डिस्कवर करो, बट डिस्कवर ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंड में छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। 4 वीडियोस दी हैं, 3 वीडियोस, एक प्लेलिस्ट है पूरी 12 वीडियोस की, तो 15 वीडियोस दी हैं। इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, हर कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। बहुत छोटी वीडियोस दी हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत घंटे बैठना पड़ेगा। इनको देखो और आइडिया लो कि कैसे काम कर रहा है वोलेटिलिटी, ठीक है? ये वोलेटिलिटी जो है ना, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें पता होगा कि क्या रन करना है मैंने, कौन सा प्लगइन रन करना है, क्यों रन करना है। ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, जितना तुम लोगों को देखोगे करते हो उतना तुम सीखोगे और जितना तुम खुद करोगे उतना तुम सीखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ तुम चारों ये वीडियोस देखना और इसमें समझना शुरू करना कि कैसे काम करती है। इसमें डिस्क का भी एक है वीडियो, 3 वीडियो शायद उसके हैं, मेमोरी के हैं, तो ये देखना आराम से, ठीक है? और इसको स्किप मत करना कि मैंने कराया नहीं, क्योंकि ये मैं पूछ सकता हूँ, वोना एक्सटीएफ जो है उसके अंदर इसका सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि तुम्हें बस टूल रन करना है, बट ताकि तुम्हें आइडिया लगे कैसे काम करता है ये, तो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, तो तुम्हें वीडियो समझनी है। अगर नहीं समझ आती, अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है, मैं अगली सेशन तक मुझे बता देना। अगर लगता है कि ज़्यादा लोग हैं तो हम फिर उसके लिए एक छोटा सेशन अलग से प्लान कर सकते हैं, ठीक है? बट बेस्ट थिंग इज़ कि तुम खुद से ट्राई करो इस पार्ट को, ठीक है? तो ये मेरा वाला पार्ट था। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस है तो बताओ। मेरा फोरेंसिक्स का इतना ही था आज, तो फोरेंसिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई डाउट, कुछ भी, कुछ रिपीट करना हो? ठीक है, फोरेंसिक्स में लाइक तुमने देखा ही कि बेसिकली टूल का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर टूल्स का नॉलेज नहीं होगा तो थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है इसमें। तो बट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ तुम्हें पता चलेगा कौन-सा टूल कब यूज़ करना है। और देखो, स्पेशली सीटीएफ चैलेंजेस में तुम्हें ना, मतलब जैसे चैलेंज का नाम हो गया, चैलेंज का डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके अंदर कुछ-कुछ कीवर्ड्स दे रखे होंगे। वो तुम्हें कीवर्ड्स, अगर तुमने बार-बार टूल का नाम सुन रखा होगा ना, जैसे, तो ही तुम्हें पता चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने फ्रेशर सीटीएफ में डाला था, एक चैलेंज का नाम हाइड एंड सीक था। कोई बता सकता है उसमें कौन से टूल यूज़ हो रहे होंगे? सिर्फ नाम सुन के चैलेंज का। हमने आज स्लाइड्स में कवर किया है वो टूल। हाँ, स्टैक सीक, ठीक है? स्टैक हाइड एंड स्टैक सीक, तो हाइड एंड सीक चैलेंज का नाम था, ठीक है? ऐसे तुम्हें जो कीवर्ड्स है ना, तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब तुम बहुत सारी चीज़ें देखते रहोगे। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है? तुम बस जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कि सीटीएफ चैलेंजेस, फोरेंसिक सीटीएफ चैलेंजेस, या फिर टूल्स जाके गिटहब पे देखते रहो क्या-क्या है। तो तुम्हें चीज़ों का नाम पता चलता रहेगा। फिर जब भी तुम्हें उसका कीवर्ड रिलेटेड कुछ दिखेगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज़ सुनी हुई है, तो तुम्हारे पास एक डायरेक्शन होगा जाने को, ठीक है?